अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज की डिजिटल कक्षाओं में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम बात कर रहे थे कि जल का जो असंगत प्रसार है उसके बारे में चर्चा की थी और हमने बात की थी H2O द्रव है और H2S गैस है, क्यों? इसके बारे में हमने क्वेश्चन पुटअप किया था और इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि एसिटिक अम्ल का अणुभार वास्तविक 60 होता है, लेकिन प्रायोगिक प्रैक्टिकली जो करते हैं उसमें 120 आता है, क्यों? ये सारे क्वेश्चनों का हमने आंसर भी करवा दिए थे। आज हम लेके आए 2 क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है हमारा HF। क्वेश्चन फर्स्ट देखें, टॉपिक है H बॉन्ड के आधार पर है। HF की तुलना में HCl प्रबल अम्ल होता है, क्यों? HF की तुलना में HCl प्रबल अम्ल होता है, क्यों? आंसर इसका बहुत शॉर्ट आंसर है और वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है वाकई में HF प्रबल अम्ल नहीं है HCl तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं HF में हाइड्रोजन बंध के कारण संघनन हो जाएगा और संघनन के कारण यहाँ से प्रोटॉन आसानी से त्याग नहीं हो पाएगा, इसलिए HF एक प्रबल अम्ल होगा और प्रबल अम्ल नहीं होगा और HCl में हाइड्रोजन का रिलीज आसानी से हो जाएगा, इसलिए HCl प्रबल अम्ल होगा। तो आंसर लिख सकते हैं H बॉन्ड के कारण HF में H बॉन्ड के कारण HF में संघूर्णन हो जाता है। कौन सा H बॉन्ड है यहाँ पर? अंतरणुक। अंतरणुक H बॉन्ड के कारण HF में संघूर्णन हो जाता है तथा प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से नहीं होता है, अतः HF की अम्लीय सामर्थ्य HCl से कम होती है, क्योंकि HCl में प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर संघूर्णन नहीं है। तो HF में अंतरणुक H बॉन्ड होगा और अंतरणुक H बॉन्ड के कारण यहाँ से प्रोटॉन का रिलीज आसानी से हो जाएगा, प्रोटॉन रिलीज आसानी से नहीं होगा, अतः HF एक प्रबल अम्ल नहीं होगा। किसकी तुलना में? HCl की तुलना में। क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन तरफ बात करें हम और अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? बर्फ और जल के बारे में बात करें। ध्यान देना, बर्फ जल की सतह पर तैरती है, देखा है आपने? क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, क्यों? या बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, क्यों? ये क्वेश्चन हमारा बना लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
बर्फ का घनत्व डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। या इस क्वेश्चन को यूँ भी लिखा जा सकता है, यूँ भी पूछा जा सकता है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्यों? क्योंकि तैरेगा कौन? जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। तो बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है क्यों? आंसर है H बॉन्ड के कारण। वही गलती, अंतरणुक H बॉन्ड है, गलती हो जाती है। अंतरणुक H बॉन्ड के कारण बर्फ की संरचना में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। बर्फ की संरचना में बर्फ के क्रिस्टल बनते समय, कब? बर्फ के क्रिस्टल बनते समय कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। एवं ओपन केज, खुला पिंजरा संरचना बनती है। अतः बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है। जल से कम हो जाता है। जैसे देखें भाई, इसको देखो, जल में क्या होता है? जल में, ये तो जल की स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। जल में अंतरणुक H बॉन्ड है ये, अंतरणुक H बॉन्ड जल में। और यही बात करें हम बर्फ की स्ट्रक्चर। बर्फ में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो दो संयोजकता होती है वो 4 में कन्वर्ट हो जाती है। 2 तो सहसंयोजक बंध द्वारा और 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, डॉटेड लाइन द्वारा हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर H लगाएंगे, HOH और HOH। इस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर देखना, और स्ट्रक्चर बनती जाएगी। ये हो गया और यहाँ पर H, तो देखना ये स्ट्रक्चर है बर्फ की। किसकी स्ट्रक्चर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये बर्फ के क्रिस्टल बनते समय बर्फ की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो ये गैप है, ये गैप है, बीच में यहाँ गैप रह जाते हैं बर्फ की स्ट्रक्चर के दौरान। तो बर्फ की स्ट्रक्चर में ये जो ये गैप हैं इनको बोलेंगे हम ओपन केज, ओपन केज। वैकेंसी, खुले पिंजरे वाली रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान रह गए हैं और ये खाली जगह रहने के कारण यहाँ पैकिंग क्लोज नहीं हो पाती, और यहाँ पर क्लोज पैकिंग नहीं होने के कारण यहाँ पर इसका बर्फ़ का घनत्व या डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी कम होने के कारण ये जल की सतह पर तैरती है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर बर्फ की ओपन केज संरचना। कौन सी स्ट्रक्चर है? बर्फ की ओपन केज स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं एच बॉन्ड यहाँ पर भी है। ये कौन है? एच बॉन्ड, एच बॉन्ड है। ये कौन है? ओपन केज स्ट्रक्चर हैं, ओपन केज वैकेंसी हैं। तो आप देख लो ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है 2, लेकिन यहाँ बैलेंसी बढ़कर हो जाती है 4, जिनमें 2 बैलेंसी से संयोजक बंध द्वारा हैं और एक तो एस से, ये देखो, और 2 बैलेंसी यहाँ पर डॉटेड बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होंगी। और ये डॉटेड बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर क्या है? ये एच बॉन्ड है। तो इस तरह से आप देखो पूरा ये गैप एरिया है, ये एरिया क्या है? ये एक रिक्त स्थान है, एक वैकेंसी है। बर्फ की स्ट्रक्चर में वैकेंसी आ जाएगी और इसके कारण इसका जो डेंसिटी है इसका घनत्व घट जाएगा, और इन्हीं वैकेंसियों को बोलते हैं ओपन केज या खुला पिंजरा संरचना, राइट। तो इस तरह से बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है। अब जल में देखो आप, जल में अंतर अणुक एच बॉन्ड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, क्लोज पैकिंग हो जाएगी इजीली, और यहाँ पर क्लोज पैकिंग इजीली होने के कारण यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहेगा, और गैप नहीं रहेगा यहाँ पर संगुणन बहुत अच्छा हो जाएगा। संगुणन होने के कारण यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई गैप नहीं होने के कारण, कोई रिक्त स्थान नहीं होने के कारण इसका जो डेंसिटी है, जल का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा और बर्फ़ का घनत्व घट जाएगा। तो इस तरह से बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? कम हो जाएगा और जल का घनत्व ज़्यादा होता है। इस कारण से बर्फ़ जल पर तैरती रहती है। तो ये तो बात हो गई हमारी आज के क्वेश्चनों की। HF और H2O की HCl की हमने प्रबलता के बारे में बात करी, और हमने बात करी थी बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है क्यों। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरणुक एच बॉन्ड को यहाँ पर ही विराम देते हैं। अब हम बात करेंगे अंत्य अणुक एच बॉन्ड। किसके बारे में बात करेंगे? अंत्य अणुक एच बॉन्ड। तो अब अंत्य अणुक एच बॉन्ड होता क्या है, इसको देख लेते हैं। अंत्य अणुक एच बॉन्ड अंत्य अणुक एच बॉन्ड। अंत्य अणुक एच बॉन्ड को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड। ध्यान देना है, शब्दों में थोड़ा चेंज, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इंटरमोलिक्यूलर होता है अंतर अणुक और इंट्रामोलिक्यूलर होता है अंत्य अणुक। तो इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड क्या है? अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरणुक में क्या होता? अंतरणुक में 2 अलग अलग अणुओं में हाइड्रोजन बंध था, और अंतरणुक में क्या है? एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के 2 विद्युत ऋणी
परमाणु एक ही अणु के दो विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है तो उसे अंत है, मतलब एक में ही एक अणु में, तो उसे अंत्याणुक H बॉन्ड या इंट्रामोलेक्यूलर H बॉन्ड कहते हैं। और एक बात, अंत्याणुक H बॉन्ड में चक्रीय संरचना बनती है। क्या होता है? चक्रीय संरचना बनती है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला है और एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सैलिसिलएल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या है इसका? एक मिनट देखो, O और H, इसका देख लेते हैं हम। C डबल बॉन्ड O और OH, इसको लिख दिया मैंने इस तरह से। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर H और O के बिटवीन ये डॉटेड लाइन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? अंत्याणुक H बॉन्ड। और ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई देखना, गौर करना आप, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी? बनी। इधर आप देखें सैलिसिलएल्डिहाइड में देखना OH और ये देखो ये भी क्या है? अंत्याणुक H बॉन्ड। और देखना ये कैसी स्ट्रक्चर बनी है? चक्रीय स्ट्रक्चर बनी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी? चक्कर बना नहीं बना? रिंग बना कि नहीं बना? रिंग बना है भाई। तो यहाँ पर आप देखें ये अंत्याणुक हुआ क्योंकि एक ही अणु में उपस्थित है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी एक अणु उपस्थित है, तो यहाँ पर एक अणु उपस्थित होने के कारण साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, चक्रीय स्ट्रक्चर बन रही है। और अंत्याणुक H बॉन्ड के कारण भी विभिन्न केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट होंगी, प्रभावित होंगी, और इसकी हम चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप घर पर रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, ठीक है।